नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान में अब बस कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रचार अभियान पूरे परवान पर है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। पटना में महागठबंधन की तरफ से संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। बिहार का तेजस्वी प्रण के नाम से महागठबंधन के वादों का पिटारा खुला, जिसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई है। 200 यूनिट फ्री बिजली और आम लोगों को राहत देने वाले कई लुभावने वादे किए गए। महागठबंधन ने रोजगार और किसानों के मुद्दों पर बड़ा ऐलान किया, तो वहीं सत्तारूढ़ एनडीए ने मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी ने इसे सिर्फ वादों का पुलिंदा बताया। तेजस्वी यादव पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने घोषणा पत्र को खोखले वादों से भरा बताया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बिहार के चुनावी रण में आखिर क्या है तेजस्वी के प्रण। क्या नीतीश कुमार जी आपके आने वाले मुख्यमंत्री होंगे अगर आप जीतते हैं या नहीं होंगे? अभी तक सवाल का जवाब नहीं आया। ये खोखले दावों का पुलिंदा है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में कांग्रेस से हमारे साथ हैं पौरुष भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है पौरुष जी आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी शामिल हो चुके हैं। महेश जी आपका बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे और शुरुआत पौरुष जी आपसे ही करते हैं। तेजस्वी प्रण, ये जो मैनिफेस्टो आज जारी किया गया महागठबंधन का, क्या वाकई में बिहार का भविष्य है या सिर्फ चुनावी वादे के तौर पर इसे देखा जाए जिससे वादे किए गए हैं? सवाल एनडीए ने उठाए हैं इस पर। श्वेता जी देखिए, हम हमारे अगर संविधान की परिकल्पना देखेंगे तो संविधान में दो व्यवस्थाएं दी गई, पक्ष और विपक्ष। जब भी अगला चुनाव होता है तो जो पक्ष यानी जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने 5 साल की जाकर के उपलब्धियां बताती है और विपक्ष जो होता है वो सरकार की कमियां बता करके अपने लिए वोट मांगता है। परंतु जब से मोदी जी का कार्यकाल आया, एनडीए का कार्यकाल आया, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के वो परिपाटी अब बिहार में भी आ गई कि जहां पर सत्ता पक्ष जो होता है वो विपक्ष का भी विपक्ष बन गया। और सत्ताधारी पार्टी को होना यह चाहिए कि अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धि नहीं बताती, सत्ताधारी पार्टी उलझुल बातें करती है और सत्ताधारी पार्टी ऐसी बातें करती है कि जो कि उसकी खुद की कमी है। जैसे घुसपैठ का मुद्दा, घुसपैठ हुई तो बताइए किसकी गलती? केंद्र सरकार की गलती ना। लेकिन ये परिपाटी जो है होनी यह चाहिए कि प्रतिपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की कमी निकाले। परंतु चूंकि हमने देश की राजनीति को 11 साल से समझा और हमने इस बात को समझा कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार जनता को मुद्दों से भ्रमित किया जाता है, जनता को जो हमारे संविधान की जो थीम है, पॉलिटिकल थीम है, उससे मिसगाइड करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हम विपक्ष ने निर्णय लिया कि हम जो है बजाय सरकार की कमियां निकालने के जनता के मुद्दे क्या हैं हम उस पर विचार भी करेंगे और उसको अपने घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाएंगे और आगे हम उस पर जो अपना काम भी करेंगे। देखिए इसी परिकल्पना के तहत सबसे पहले तो हमने हमारे बिहार में जो महागठबंधन के नेता कौन हो गए हमने उसकी घोषणा करी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। दूसरी बात है कि हमने जो है आगे बढ़कर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर पहले रिसर्च करी, उसके बाद में अपना घोषणा पत्र जो है वो हमने वहां पे आज जारी कर दिया। जबकि होना यह चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती है और साथ ही साथ पिछले जितनी भी चुनावी सभाएं चाहे प्रधानमंत्री जी की हुई चाहे वहां पे स्थानीय नेताओं की, उनको अपनी खुद की उपलब्धियों पे जोर देना चाहिए था। देखिए हमने आज जो बात करी वो हमने बात करी कि भाई हम जो है 20 दिन के अंदर सरकार बनती है तो हर परिवार को जो है सरकारी नौकरी देने का हम प्रावधान करेंगे और 20 महीने के अंदर जो है वो हम नौकरियां सबको लगभग दे देंगे। जो वहां पे जो संविदा कर्मी है उनके लिए हम देखें उनको निजी तौर उनको जो है हम परमानेंट उनका काम करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा देखिए कि हमने वहां पे हर परिवार को नौकरी वाली बात होगी, संविदा वाली बात होगी, हमने किसानों के लिए एमएसपी की बात करी, हमने वहां पे 25 लाख तक के इलाज की बात करी, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी, हमने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात करी। इसके अलावा देखिए ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है कि जिसको हमने अपने घोषणा पत्र में वादे तो बहुत अच्छे किए गए जो तेजस्वी प्रण के तौर पर सामने मैनिफेस्टो है, लेकिन क्या वाकई में इससे मूर्त रूप दे पाएंगे अगर सरकार बन जाती है तो? क्योंकि कई बार देखा है वादे बहुत होते हैं और इसलिए इस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये सिर्फ लोक लुभावन वादे हैं जीत के लिए कि जनता को झांसे में लिया जाए, वो वोट कास्ट कर दे, या वाकई में इसे अमल पे ला पाएगी? क्या ये है कि ग्राउंड पर इसे पूरा उतारा जा सके? क्योंकि डेडलाइन आपने खुद रखी है 20 महीने की। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए आप हमारी पिछली सरकारें चाहे वो हमारी खुद की कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी स्टेट में हो या फिर केंद्र में हमारी जो है गठबंधन की सरकार हो, हमारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारी सरकार बनते
होते ही हम सबसे पहले सेंट्रल में जो कैबिनेट की बैठक होती है, स्टेट में जो होती है, राजस्थान में स्टेट में हम चीफ सेक्रेटरी को और सेंट्रल में कैबिनेट सेक्रेटरी को सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो पकड़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये हमारे काम करने की 5 साल की थीम है, इस पे आपको काम करना है। उसके बाद देखिए आपके हमारे जितने भी वादे हैं, हमारा वादों को पूरा करने का की जो स्ट्राइक रेट है वो 75% से ऊपर की रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों में कमी इसलिए निकालती है, जुमला इसलिए बताती है कि गृह मंत्री जी तो खुद ही 15 लाख रुपए के अपने वादे को जुमला बता चुके हैं। और दूसरी बात आप ये बात और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार चलते हुए 20 साल से ऊपर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को होना तो ये चाहिए था कि अपनी खुद की उपलब्धियों का बखान करते। अब एन टाइम पे चुनाव आयोग से मिली बात करके ऐसा लाना पड़ा, 65 लाख मतदाताओं को हटाया गया, विपक्ष की जागरूकता की वजह से 21 लाख वोटर वापस जुड़े। उसके अलावा आप देखिए टाइप पे उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं को प्रतिमाह देने का जो है उन्होंने उनकी किस्त जो है जारी कर दी। मैं आपसे इस बात को पूछ रहा हूं कि चुनाव के समय महिलाओं को 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? आप अगर निश्चिंत थे तो जिन वोटरों के आधार पे आप लोकसभा का चुनाव जीते, फिर आपको विधानसभा के चुनाव के समय ऐसा करने की आवश्यकता चलिए ठीक है ना, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो सत्ता पक्ष है उसके लिए हमने तो अपनी बात यहां पर रखी कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे बिहार की तस्वीर बदलेगी। लेकिन बिहार में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है? क्योंकि यहां पर सिर्फ चेहरा, अच्छी बात है कि आपने घोषित कर दिया है कि कौन हमारे सीएम होगा, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, लेकिन कांग्रेस स्थायी, अगर हम लोकल बिहार की बात करें, कौन से मजबूत चेहरे हैं जो बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं या फिर कांग्रेस की भी मौजूदगी और मजबूती नजर आए? देखिए श्वेता जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हम लोग, जब हम गठबंधन में जब बात करते हैं तो वहां पे जब परिवार में जब मैं से हम बन जाते हैं तो वहां पे चर्चा हम की जाती है, हमारे परिवार की जाती है। वहां पे मैं पे जो है चर्चा करना मुझे लगता है कि वो सार्थक भी नहीं है और वो व्यर्थ बात कही जाती है। कांग्रेस कितनी मजबूत है? वो निश्चित तौर पर मजबूत है, तभी तो गठबंधन का हिस्सा है, तभी तो गठबंधन के जितने भी फैसले, चाहे वो सीएम का फेस जारी करना हो, चाहे वो घोषणा पत्र जारी करना हो, सब जगह अहम योगदान रहा ना कांग्रेस का। और दूसरी बात देखिए, मैंने आपसे इसी बात को कहा कि वहां पे जो चुनाव है वो वहां पे चुनाव 20 साल की विफलता बनाम बिहार के भविष्य का है। हम वहां पे जनता से मांग रहे, हम जनता का भविष्य तय करने के लिए जनता से कह रहे कि आप अपना भविष्य तय कीजिए। आपने महागठबंधन और कांग्रेस को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर पूरी बात रखी है। अब उम्मीद करते हैं कि आप दूसरे गेस्ट को भी सुने एक बार, इसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। मैं रुक करना चाहूंगी, महेश शर्मा जी हमारे साथ है, सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है सुमन जी आपका भी बीजेपी से। सुमन जी, एक सवाल पहले मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने भी सुना पौरुष जी ने जो कहा, और आज जब मैनिफेस्टो जारी कर दिया महागठबंधन की तरफ से, उनका चेहरा सीएम का वो सामने है, मैनिफेस्टो में वो क्या वादे कर रहे हैं, किस तरह से इस मैनिफेस्टो को देखते हैं? क्योंकि एनडीए इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई में नए बिहार के भविष्य के मद्देनजर, नए बिहार के विजन को लेकर ही ये मैनिफेस्टो नजर आता है, या फिर ये माने कि पुराने वादे हैं नए पैकेजिंग में सामने आए हैं? देखिए श्वेता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, मुझे लगता है कि वो कई सालों से बिहार नहीं आए हैं। ये उसी बिहार को देख रहे हैं जो लालू राज के बिहार को जाना जाता था पूरे देश भर में। अब यदि वो बिहार आएंगे तो उनको बदला हुआ बिहार नजर आएगा। इनको बदलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर जो सरकार चलाई, उस सरकार में जो बिहार बना उसमें कहीं गुंडागर्दी की जगह नहीं है, पलायन की जगह नहीं है। एक ऐसे बिहार का निर्माण हुआ जहां बिहार की बदलती तस्वीर लोगों, दुनिया ने देखी और इसकी तारीफ की। मैं तो इनको आमंत्रित करती हूँ, मैं अभी बिहार ही आई हुई हूँ, इनको आमंत्रित करती हूँ कि आइए बिहार और देखिए कि विकास किसे कहते हैं। क्यों नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा गया? जो सड़कों का जाल है, ब्रिजेस का जाल है, यहाँ बिजली गांव में कभी नहीं आती थी, लोगों ने बिजली नहीं देखा। जो अब पूरे 24 घंटे बिजली रहती है गांव गांव में, किस प्रकार से यदि आप गांव अंदर बढ़ते, सड़कों का जाल, जो लालू यादव कहते थे कि सड़क लेके क्या करोगे, या कभी कभी मजाक में किसी हीरोइन के गाल से तुलना करते थे कि वैसे सड़क बना देंगे, लेकिन वो सड़क बिहार को कभी नहीं मिली। आज इतने हाईवे हैं, इतनी सड़कें हैं, इतना रोजगार है, आज बिहार का हर व्यक्ति इतना खुश क्यों है? यदि वो बिहार आएंगे तो पता चलेगा। दूसरी बात, उनके मैनिफेस्टो के, आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो उन्होंने जाहिर आज पेश किया, मुझे बहुत आश्चर्य है कि इनका महागठबंधन कहाँ गायब है। राहुल जी एक यात्रा निकाले और नब्ज समझ गए बिहार की कि बिहार में दाल गलने वाली नहीं है और विदेश पलायन कर गए। वो बोले बिहार जाने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक ये लड़ते ही रहे कि कैसे टिकटों का बंटवारा करेंगे, किस सीट पे कौन लड़ेगा। और हम लोग बीजेपी और नीतीश सरकार बहुत तेजी से मैदान में उतर चुकी, अपने टिकटों का बंटवारा करके, अपने प्रचार प्रसार का कार्य करके। तो ये लोग बहुत पिछड़ गए। अब कितना भी झांसा देंगे कि हम सरकारी नौकरी देंगे, हम बिहार को बदलेंगे,
साहब अब बिहार बदलने की जरूरत नहीं है, बिहार बदल चुका है और इसी बिहार को बिहार के लोग चाहते हैं। ठीक है और इसको सुमन जी, retain करेंगे, आगे क्योंकि बढ़ाएंगे। राजस्थान से आप बिहार गई हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही आपको एक अहम जिम्मेदारी भी वहां पर दी गई, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप वहां पर मौजूद हैं। आपसे समझना चाहूंगे कि वहां का क्या माहौल है। चलिए आप ये बोलेंगे कि एनडीए के पक्ष में है, या आपने कहा कि इतने सालों में इतना विकास हुआ है कि वो तस्वीर पुरानी नहीं रह गई, लेकिन कौन सी बड़ी जरूरत और बड़ा मुद्दा है बिहार का जिसे एनडीए प्रमुखता से लेगी अभी, क्योंकि इंतजार मैनिफेस्टो का जरूर है, वहां की जनता चाहती क्या है? देखिए श्वेता, मैं ये कहूंगी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं बिहार पहुंची, तो जिस बिहार को मैं तस्वीरों में देखती थी वो जमीनी बिहार बिल्कुल ही नहीं था, बदल चुका था। जिस बिहार को लोग गरीब बिहार कहते थे, पलायन वाला बिहार कहते थे, गुंडा राज वाला बिहार कहते थे, वो बिहार नहीं। यहाँ 12-12 बजे तक महिलाएं स्वतंत्र होकर घूम रही हैं, अपने प्लेस वर्क पे जा रही हैं। और यहाँ के लोगों की यही थी कि सबसे पहला डिमांड था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके बाद था सेफ्टी, सुरक्षा। जो एक भय से लोग बिहार को पलायन कर रहे थे, वो इनको यहाँ मिला। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? जब आपको सुरक्षा मिल रही है, रंगदारी खत्म हो रही है, गुंडा राज खत्म हो रहा है, तो आप व्यापार अपना अच्छा से कर पा रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंच रहे हैं। तो बेसिक नीड जो बिहार की थी, इसको नीतीश जी ने समझा और वो चीजें प्रोवाइड कराई, और उसी को बिहार की जनता चाहती है कि आगे बढ़ाया जाए। अब वो एक सवाल उठाए कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए क्यों दिए? अरे आपके पेट पे दर्द क्यों है? आपने तो महिलाओं को कभी कुछ समझा ही नहीं। महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया, ये बिहार के लोग लालू के राज में देख चुके हैं। नीतीश जी ने उस प्रथा को बदला और बिहार की महिलाएं आज स्वतंत्र होकर सड़कों पे निकली हैं। वही लोग प्रचार कर रही हैं। बीजेपी या नीतीश जी के पार्टी के लोग प्रचार ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जितना बिहार की जनता प्रचार कर रही है कि अपनी बार नीतीश की सरकार। ये आवाज क्यों उठ रही है गली गली से? मैं खुद सरप्राइज हूँ श्वेता। आप यहाँ आएंगी तो सड़कों की जाल को देख के दंग रह जाएंगी। इतना डेवलपमेंट कि कई बार मुझे लगता है कि जयपुर कहीं पीछे तो नहीं हो गया बिहार से। ये महसूस होगा आपको यहाँ आके। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा विकास वहां पर इतने सालों में हो चुका है। मैं पौरुष आपसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि महेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है। महेश शर्मा जी, मैनिफेस्टो आने के बाद क्या नजर आता है? क्या बिहार की महिलाएं और युवाओं की नब्ज यहां पर महागठबंधन ने पकड़ ली है, या फिर आपको लगता है कि वादों से आगे बढ़कर बिहार की जनता सोच रही है, उम्मीद लगा है, और ऐसे में किसी के मैनिफेस्टो में शामिल होने या उसमें आने वाली नहीं है? वो खुद ही स्वविवेक से समझेगी कि कितना विकास हुआ है, क्या वो विकास आगे चाहिए, या फिर जो मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है उससे सोचते हुए साथ जा सकती है बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स? देखो श्वेता, सबसे बड़ी बात तो यह है, आजकल जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव बेसिकली जो लोकतंत्र के लिए जो जरूरी हैं, जो आवश्यक मापदंड है, उनके अनुसार नहीं हो रहे, बल्कि सौदेबाजी हो रही है मतों की। जो भी आता दल पहले ऐसी ऐसी घोषणाएं करता है, एक तरह से कंपटीशन हो गया है कि कितने कौन क्या सौदा लेके आया है, वो पूरा करेगा या ना करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। वो ये भी नहीं देखता है कि आपके बजट कितना है, आपके पास जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उसके संसाधन कहाँ से जुटा है, आर्थिक संसाधन कहाँ से आप जुटाओगे। ये जब ऐसी चीज आती है तब एक तरह से जो जिस तरह से घोषणाओं का, लोग लुभावन वादों का जो जाल फेंका जा रहा है, मैं ये नहीं, कोई सा भी सब दलों के लिए है, ये पक्ष और विपक्ष के लिए, कि ये फ्री कर देंगे, वो नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे। सवाल ये आता है कि आप जो है जो घोषणाएं कर रहे हैं वो सरकारी खजाने के आधार पे कर रहे हैं, और घोषणाएं आप अपने दल के वोट जुटाने के लिए, तो राजनीतिक दल अपने चुनाव को से क्यों नहीं देते, ये उपलब्ध क्यों नहीं कराते? आप सरकारी जो धन है, जो इनकम टैक्स के विभिन्न माध्यमों से आज जो विकास योजनाओं से जो मिल रहा है, आप ये सारा ये सिर्फ वोटों को जुटाने के लिए लुटा रहे हैं। तो आप लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? अब आप ये देखिए क्या संभव है कि हर आज 1.5-2 करोड़ की जो परिवार हैं वहाँ पे बिहार में, क्या सबको आप रोज नौकरी दे देंगे क्या?
ये संभव है क्या? महेश क्या? जी, इसलिए मेरा एक सवाल, क्या यही वजह है कि देखिए चुनाव के वक्त में तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, जब सरकार बनती है और सरकार के खजाने में कितना है उस आधार पर काम करना होता है, तो फिर वो घोषणाएं बहुत बड़ी हो जाती है और इसलिए उन वादों को नकार दिया जाता है और इसलिए कोई भी वादे पूरे नहीं हो पाते जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि आज ये बताइए कि ये सबसे बड़ा महत्व ये होना चाहिए चुनाव का कि आप चुनाव में कोई भी बात नहीं, हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का क्या जतन करें? हम नहीं करते जतन, हम उसको लुभाने के लिए कि इतने तो हम बिजली फ्री कर देंगे, इतनी आपको वो दे देंगे, नौकरी दे देंगे, कर्ज दे देंगे, फलाना कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि उस पर मापदंड पे आते हैं क्या? आज जनता में स्थिति ये हो गई है कि जो लोक लुभावन जो वादे कर रहा है वो मतदाता भी मतलब भ्रमित हो जाता है। जब मतदाता भ्रमित हुआ तो इसमें लोकतंत्र को कहीं ना कहीं हानि होती है, क्योंकि आप लोक लुभावन वादों से आप सरकार भले ही गठित कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र और देश के विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते हैं। आज कारण क्या है कि आप चाहे आजीविका जीविका दीदी वाली जो योजना है उसमें आप मतलब 30,000 मतलब क्या कहते हैं वो तनख्वाह कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, उनको ये कर देंगे, सरकारी दर्जा दे देंगे, ये सारी जो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हो वो कहना चाहिए। और ये लोकतंत्र, हमें चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण होना चाहिए उसका आधार। लेकिन अफसोस है कि हम आजकल और मतदाता स्वयं भी देखिए तो वही बात होगी कि प्रैक्टिकल अगर कहेंगे तो शायद 7 वोटर्स ने आए, लेकिन ये लालच ही है एक तरह से जो देने की कोशिश है, ये फ्री बीज है। बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे इसी पर एक कमेंट चाहिए। मैं सबसे पहले इसी पर एक कमेंट है। सबसे पहले तो बड़ी बहन सुमन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो बिहार में आपराधिक स्थिति के ऊपर बात कर रही थी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था? क्या दिल्ली कैपिटल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अंतर्गत वहां की पुलिस नहीं आती? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है? मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े तो आपराधिक स्थिति क्या है बताइए। सुनिए ना, आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं? आप सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी, अब आप बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज देश की सबसे ज्यादा अपराध के मामले में शहर देखा जाए तो नंबर 1 दिल्ली आता है। मणिपुर की स्थिति होती है कि प्रधानमंत्री जी जाकर संभालते नहीं है। 2000 तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर का मैं नहीं निकला। उत्तर प्रदेश के आपराधिक स्थिति क्या हो गई? प्रदेश राजस्थान की बच्चों का अपहरण होता है। बिहार की बात करेंगे, जयपुर की बात करना चाहूंगा। जयपुर की बिहार को याद कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर यूपी का याद दिला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर यूपी का देखिए जाके, तब आपको पता चलेगा कहां जब अपने राज्य को भूल गए। बिहार में लंबी लिस्ट है आपके अपराधीकरण का, आपके मिनिस्टर, आपके विधायक, सब लोग लिस्ट थे। जिस लालू यादव से आप लोग का गठबंधन है, उस लालू यादव पुत्र पत्नी बच्चे सभी लोग इन्वॉल्व थे। आइए पत्नी रोड पे कहती थी कि चिल्लाने से आपका अपराध कम नहीं हो जाएगा। हमारे प्रवक्ता बंधु के चिल्लाने से आपके द्वारा किए गए अपराध कम नहीं होंगे। चलिए ठीक है सुमन जी, एक सेकेंड, सुमन जी, पौरुष जी, मेरा आपसे सवाल है, पौरुष जी, मेरा आपसे, मैं रोक, आप भी तो रुकिए ना, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। एक मिनट सुमन जी, एक मिनट, ये इन्होंने इतनी बात रखी, आपने कहा वहां पर स्थिति बहुत खराब है, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है आप लोग के लिए बड़ी चुनौती नहीं रहेगी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इतनी सारी चीजें आपको फ्री भी देनी है, लोगों को मदद भी करनी है, बिहार के विजन की भी बात करिए, आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा? देखिए श्वेता जी, मैं उदाहरण के साथ और तथ्यों के साथ बात करने वाला आदमी हूं। कांग्रेस पार्टी की भी यही आदत है और मेरी खुद की भी व्यक्तिगत यही आदत है। हमने जो 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, हमने जो भी वादे करे उसमें से हमने 75 से 80% वादे राजस्थान में पूरे करे। हमने किसानों के कर्ज माफी की बात करी तो हमने सहकारी बैंक 3 साल होटलों में बिताने वाली सरकार ने वादे पूरे किए। राजस्थान के जो 3 साल होटलों में अलग अलग भाड़ेबंदी में रहे, वो जनता की योजनाओं को पूरा किया। कैसे बातें करते हो पौरुष जी? 3 साल तक भाड़ेबंदी में रहने। चलिए ठीक है पौरुष जी, बात खत्म करो, मुझे दूसरों का एक मिनट, पौरुष जी, ठीक है, चलिए ठीक है, सुनिए, चलिए सुनिए पौरुष जी, आपकी बात सुनिए, आपकी बात पूरी सुनिए, पौरुष भारद्वाज जी बात सुनिए पहले, ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट पौरुष जी, अब यही सर, यही आदत नहीं ठीक लगती आपको, पूरा वक्त देते इसके
बावजूद आप ना तो बात सुनते हैं, इसके बाद फिर बहस होने लगी कि जिस बात पर जो सवाल है मुझे जवाब उसका। आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, वो बीच से बोल रहे हैं, जब मैं आपको शांत रहने के लिए बोल रही हूँ ताकि वो बोल सके, इतनी देर से आपको सुन रही थी मैं और उनको भी चुप कराया है। आप उनको चुप कराइए, मेरी बात दर्शकों तक जाती नहीं, आप उनको निर्बाध रूप से बोल रहे हैं, उनके बीच से कितना आधा वक्त तो आपने डिबेट कर ली, इसके बाद भी आप बोल रहे कि मेरी बात नहीं गई है। कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपने जो बात कहा पूरी बातें कही हैं, सुमन जी ने सवाल मैंने आपसे सवाल मुझसे क्या, वो भी इससे बोल रही है, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा। अब मैंने आपसे बोला, आपने पूरी बात बोली और अगर आपकी बात होगी ना तो वो तो 1 घंटे भी नहीं खत्म होगी। सर टू द पॉइंट बात करने की बात कर रही हूँ, डिबेट है, वक्त खत्म हो रहा है। सुमन सर जी एक कमेंट जरूर चाहूंगी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। ओवरऑल एक कमेंट जरूर चाहूंगी कि जो तेजस्वी प्रण है क्या वाकई में ये एनडीए के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है और कब तक आएगा मैनिफेस्टो आपका? देखिए मैं आपको हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ कि बिहार में कहीं कोई है ही नहीं सामने, मैदान बिल्कुल खुला हुआ है बीजेपी और नीतीश जी के लिए। हमारा जो एनडीए गठबंधन है उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं, चूंकि ये लोग नजर ही नहीं आ रहे। आज ये लोग अवतरित हुए बता दीजिए अपना मैनिफेस्टो जारी, 10,000 करोड़ की लेकिन ये सड़क पे जमीन पे कहीं नहीं है, इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आप देखिए कि तेजस्वी और सूर्य प्रताप आपस में लड़ रहे हैं। लालू जी अपने ही बच्चों को पता नहीं क्या क्या लड़ाई पे आधारित है, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे सामने तो कोई है ही नहीं एनडीए के लिए खुला। सुमन जी ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये। हमने काम किया है, कौरव पक्ष को भी था, रामायण के अंदर जो है रावण पक्ष को भी था। चलिए ठीक है सुमन जी, अच्छी बात है कि अगर आपको वहां पर विकास के लिहाज से और आम जनता से जो रिएक्शन मिल रहा है, जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है, अगर उसमें आपको लगता है कि एनडीए के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है, यानी आप अपनी जीत मानकर चल रहे हैं, लेकिन ये जनता है कब क्या फैसला ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैंडिडेट्स पर भी मैटर करता है, आपके मैनिफेस्टो पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और इसलिए इंतजार है कि आपका मैनिफेस्टो कब आए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। महेश जी एक फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी। बिहार का इलेक्शन हमेशा से दिलचस्प रहा है, इस बार भी जिस तरह से मैनिफेस्टो है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ 2 के बीच में ये लड़ाई नहीं है, तीसरा भी मजबूत पार्टी के तौर पर हम उसे देखेंगे, कितना आपको लगता है कि इस बार चुनौतीपूर्ण ये सबके लिए रहने वाला है? देखिए जहां तक अभी तक जो भी सर्वे हो रहे हैं, जिस तरह से की बातें हो रही है, उसमें बदलाव की बात की जा रही है। ये बदलाव क्या होता है इसका मायने तो तब आता है कि जब तीसरा जो है जन स्वराज पार्टी वो किसके वोट काटती है। अगर उसे वोट मिलेंगे या वो किस दल का काटेंगे तो हार जीत बड़ी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि कहीं जहां उम्मीद जिसकी है, एनडीए की उम्मीद है, वहां मतलब क्या कहते हैं आपके महागठबंधन जीत के आ रहा है, और जहां महागठबंधन की उम्मीद है तो वहां एनडीए या स्वयं स्वराज पार्टी जीत सकती है। कंटेस्ट इस बार बहुत बड़ा है, कुछ ऐसे परिणाम नहीं करते जब तक कि कोई रोचक और चेहरे। महागठबंधन को अंदरूनी तौर पर नुकसान तो कुछ नहीं है, महागठबंधन क्या एकता है? आपको लगता है एकता है? मतभेद है। बिहार के लिए कुछ नया नहीं पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर श्वेता, जो हमारा एजेंडा है उसी को वो अपने थाली में परोस रहे हैं। इस प्रशांत किशोर का कोई स्कोप नहीं है। महेश जी कांग्रेस का स्टैंड कितना मजबूत बिहार में आप देखते हैं? पौरुष जी तो कहते हैं हम सब एक है और हम मैं कि नहीं हम की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई में यही स्थिति है? अगर राहुल गांधी वहां एक्टिव बने रहते तो ये मतलब जिस तरह की जो स्थितियां आपने देखा होगा, पहले दोनों तेजस्वी और राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे उस दौरान की, और उसके बाद में इंडिविजुअल उन्होंने यात्राएं लगाए, और उस समय मतलब कांग्रेस और दूसरे गठबंधन है जो सीपीआई सीपीएम जो एमएल जो है, जिस तरह से वो पहले तेजस्वी को नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उनको झिझक हो रही थी। तो ये सारी चीजें बता रही है कि कहीं न कहीं महागठबंधन में थोड़ी सी राहुल गांधी का है, हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो ये सारी खारिज हो जानी चाहिए। आउट ऑफ इंडिया है वो, पिकनिक मनाने गए वो, सत्ताधारी पार्टी इस उम्मीद में बैठी है कि वो पिकनिक मनाने गए, श्वेता वो जानते थे बिहार की स्थिति, तब जाकर के इनका भला होगा। इनका खुद के कामों पे विश्वास नहीं, लेकिन पौरुष जी ठीक है, ये इनको सोचने दीजिए। चलिए ये अच्छी बात है, ये आपने ये कदम आगे बढ़ाया कि आपने चेहरा भी घोषित किया, आपने मैनिफेस्टो भी पहले जारी किया, आपने इंतजार नहीं किया, लेकिन फिर भी सवाल तो उठे कि राहुल गांधी बेहद मजबूत चेहरा है, वो नजर आते हैं बिहार के चुनाव में तो बात और कुछ होती। नहीं श्वेता जी, निश्चित तौर पे समय आएगा तब राहुल गांधी जी भी नजर आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी नजर आएंगी, संपूर्ण कांग्रेस वहां पर नजर आएगी। तो बाकी है पहले फेज के लिए कर दिया है, जब समय आएगा 11 तारीख को सेकंड फेज है, 14 तारीख को आएंगे राहुल गांधी क्या? लेकिन जनता के बीच में तो पहले से पहुंचना पड़ता है ना, ज्यादा दिन तो है नहीं, 7-8 दिन मानकर चलिए। आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी क्या वहीं पे रह रहे हैं, क्या अमित शाह जी वहीं पे रह रहे हैं, कि जेपी नड्डा जी कहां पर है, मुझे इस बात को बता दीजिए। अमित शाह तो कल जा ही रहे हैं, अमित शाह तो दौड़ रही है,
यहाँ पे कई तकलीफ वीडियो है। चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप तो प्रत्येक मुझे नेता बताइए, जमीन नीतीश से कुमार जुड़ा जी को हुआ है। वापस मुख्यमंत्री बनाने के, आप इस बात को कह दीजिए कैमरे पे, कार्य कर रहा है, चुनाव में सबको अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, और वो प्रचार कर रहे हैं। आपके लोग नहीं है। ये सुमन जी कैसे बताएंगे पौरुष जी की नीतीश कुमार बनेंगे कोई और बनेंगे? कहना चाहिए इनको भारतीय नहीं, ये तो घोषणा ऊपर से होगी। प्रवक्ता बन के आए हुए हैं, तो आप ये तो मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का आप ये तो मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। आपकी चिंता का विषय नहीं है, खिलाफ खुद अंतर्विरोधों में जुड़े पड़े हैं। चिंता का विषय नहीं है पौरुष जी। ये तो आपने मान लिया कि हमारा एनडीए का सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री इस तक आप लोग पहुंच गए। बिल्कुल नहीं बन रही है। आप चिंता ना करें। चलिए ठीक है, आप सभी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। हर कोई चाहता है बिहार में सरकार हमारी बन जाए, वो चाहते हैं हमारी रिपीट हो, आप चाहते हैं कि हमें मौका मिले, और इसलिए आपने सीएम का चेहरा भी घोषित किया, मैनिफेस्टो भी घोषित किया। तय तो वोटर्स करेंगे, लेकिन कोशिशें जारी हैं, वो अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बिहार का चुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहता है, वो नजर भी आता है। भले चेहरे नए हो, भले ही अंदरूनी यहाँ पर लड़ाई हो, गतिरोध हो, भले ही तीसरा कोई पार्टी या तीसरा अहम चेहरा आकर किसी दूसरे के वोट काटने की कोशिश हो, भले ही मैनिफेस्टो में सब कुछ फ्री देने की बात कही जा रही हो, भले ही आप सरकार बनाने के बाद उसे पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, ये बात की बात है। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प हर एक बयान बना रहा है, हर एक घोषणा बना रही है और हर एक दौरे बना रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स पर कौन कितना असर डालता है। क्या वाकई में वादों के साथ वोटर्स जाएंगे या वादों से आगे बढ़कर स्वेच्छा से वो चुनते हैं कि उनके बिहार के भविष्य के लिए क्या सही रहेगा, किसको अगले 5 साल की कमान सौंपनी है। फिलहाल इंतजार करते हैं दोनों फेज के चुनाव का, लेकिन फिलहाल जो प्रचार प्रसार है वो गति जरूर और तेज पकड़ रहा है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।